हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारी कई सारी सब सीरीज आ चुकी हैं। उसी दिशा में बढ़ते हुए ये हमारी लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स 2.0 सीरीज है। इसके अंतर्गत ऑलरेडी हमने मई 2020 माह के 2 पार्ट्स को कवर कर लिया है। आज ये हमारा लास्ट पार्ट है मई 2020 के करंट के। तो उम्मीद है कि आपको एक क्लास काफ़ी समझ में आएगी। तो बिना देरी के हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स 2.0 का डे 1 है। ऑलरेडी हमारे इसमें 2 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। अपने इस पार्ट 3 में आज हम देखेंगे मई 2020 के लास्ट जो भी आर्टिकल हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, तो उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो आज का पहला आर्टिकल है काफ़ी इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे गार्बेज फ्री स्टार रेटिंग फॉर द सिटीज़ आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, आपको यहाँ पे याद करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो हमारा है वो है इंडो यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम, आपसे ये भी नहीं पूछेगा, आपको इसको भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप में से अधिकांश बच्चों को लगता होगा जब पूछेगा नहीं तो फिर आप इसको क्यों यहाँ पर वो किए हुए हैं। तो इसको हमने इसलिए किया हुआ है क्योंकि जब हम लास्ट ईयर पढ़ा रहे थे जिन बच्चों को 4 अक्टूबर को ध्यान में रखकर, तो ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट था, बट आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। अगला है हमारा यूएन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज़। ठीक है, यानी कि जो फ़िलिस्तीनी रिफ्यूजीज़ हैं उनके लिए जो यूएन रिलीफ बनी हुई है उसके बारे में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट तो ये नहीं है, बट आपको यहाँ की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन मतलब जैसे जॉर्डन की, लेबनान की, सीरिया की, गाज़ा पट्टी की, वेस्ट बैंक की। बट आपको पता होना चाहिए कि हमने लास्ट पार्ट में आपको पार्ट 2 में इसे पढ़ाया था, बट यहाँ पे हम आपको फिर से एक बार दिखा देते हैं। तो ये हमारा प्यारा भारत है। प्यारे भारत से हम भारत के उत्तर की ओर गए, और उत्तर की ओर जब हम गए तो हमें ये ऐसे देखिए देश मिले। ठीक है, तो जॉर्जिया आपका मिला, टर्की मिला, सीरिया मिला, लेबनान मिला, साइप्रस मिला, जॉर्डन, इजराइल, ठीक है, और ये इराक। अब यहाँ पे हम इसको और जूम करेंगे और हमने देखा ये आपका यहाँ पे सीरिया मिला है। ठीक है, अब आप हमें 2-3 बातें लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, नहीं लिखेंगे तो हम आपको प्रीलिम पैड में प्रोवाइड ही करा देंगे। ये जो सीरिया है यहाँ पे कई सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जिसको लेकर यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछती रहती है। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है दामस्क कहाँ पे, ठीक है, हमा कहाँ पे, होम्स कहाँ पे, इडलिब कहाँ पे, पूछा भी गया है, एलेप्पो कहाँ पे। ठीक है, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन और पूछा है मोशुल को लेकर, वो वास्तव में इराक में आता है। ये आप मोशुल देख रहे हैं ना, और इदलिब और इरबिल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, इरलिब जो है वो आपका कहाँ पे है, वो है आपका इराक में, और जो इदलिब है वो है आपका सीरिया में। ठीक है, आपका इदलिब यहाँ पे सीरिया में मिलेगा इस जगह पे। एलेप्पो ये आपका देखिए सिटी मिल गया। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा ये देखिए इदलिब। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। क्लियर, तो इतनी बातें आप समझ गए। अब इम्पॉर्टेंट बातें और कि जो सीरिया है उसकी जो सीमा है वो मेडिटेरियन सी से लगती, मतलब भूमध्य सागर से। जो लेबनान है इसकी भी सीमा भूमध्य सागर से लगती है, बट जॉर्डन की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती। एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में पूछा था कि लाल सागर से किन किन देशों की लगती है, तो कई बच्चों को मैप में इजराइल और जॉर्डन नहीं दिखाई पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये इजराइल की बॉर्डर है यहाँ पे। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे लाल सागर के मुहाने पे देखो खुल रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, इतना जूमिंग करके मैंने आपको दिखा दिया। तो अब आप समझ गए कि हाँ, लाल सागर से इजराइल की सीमा और जॉर्डन दोनों की सीमा लगती है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, गल्फ ऑफ अकाबा आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, गल्फ ऑफ सुएज आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा। हाँ, आपको बस ये रेड सी की लोकेशन पता होनी चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है रेड सी से रिलेटेड काफ़ी बार। इसका फार्मूला होता है सुई मियाज एज। ठीक है, तो आपको वो याद रखना है। इतनी बातें आप समझ गए। चलिए बाकी हम आपको कवर कराएंगे जब मैपिंग कराएंगे ना। तो मैपिंग का हमने यही सोचा है कि जितनी भी अभी करंट में इंपॉर्टेंट ये हैं इनको हम फिर एक मैपिंग के पार्ट में कवर करा देंगे। अभी तो ये करा ही दे रहे हैं, फिर आपको जब 1 सितंबर से मैपिंग के लगभग 10 से 15 वीडियो आपको बना देंगे, जिसमें ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी, ठीक है, साउथ चाइना सी, जितने भी आइलैंड चर्चा में रहे हैं वो, तो ये सब आपको कवर करा देंगे। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहें। ठीक है, यहाँ पे जिब्राल्टर है। जिब्राल्टर क्या करती है, वास्तव में मेडिटेरियन सी को अटलांटिक जो महासागर है, ये अटलांटिक है, इससे अलग करती है। ठीक है, इतनी बातें आपको पता चल गई, बाकी आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कुछ बच्चों को,
कुछ बच्चों क्या मतलब सबको, जैसे जब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ ना कि ये क्वेश्चन बताइए, वो क्वेश्चन बताइए, कर्क रेखा से गुजरने वाली, मकर रेखा से गुजरने वाली, तो आप लोग दो काम किया करिए। हमें आपके नॉलेज के बारे में अच्छे से पता है, बट जितना हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि कर्क रेखा से कौन गुजरता है, मान लीजिए हमने अगर आपसे पूछा कि कर्क रेखा क्या ताइवान से होकर गुजरती है, क्या कर्क रेखा मोजाम्बिक से होकर गुजरती है, तो आप केवल उतने का ही आंसर दें, हमें पूरा डिटेल में मत दें। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे आपका टाइम बर्बाद होता है, ठीक है ना। आप अपना नोट्स में लिख लें, लेकिन कमेंट बॉक्स में पूरी तरह डिटेल में मत दें, क्योंकि आप टाइप करते हो तो उसमें बड़ा टाइम लगता है, और अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो फिर आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा वही कहने का मतलब है कि समय की इससे बर्बादी मत करिए, समय को बचाइए, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर बात आती है वैग 1-2, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा वैग 1-2 क्या है, आपसे से पूछेगा नहीं, बट पता होना चाहिए ये एक लोकोमोटिव इंजन है भारतीय रेलवे का, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। पाम ऑयल मलेशिया, देखिए आपसे अब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछ लिया है। वनस्पति तेल भारत सबसे ज्यादा किस चीज का आयात करता है, ठीक है, तो पाम ऑयल वनस्पति का। क्लियर? पाम ऑयल वास्तव में क्या होता है, आप में से जो लोग भी सड़क पे पूड़ी और कचौड़ियाँ या चाट वगैरह खाते होंगे ना, या गांव में जो ठेले पे खाते हो, वो पाम ऑयल होता है। और एक बात और बताते हैं आप लोगों को, जब आप लोग जैसे सरसों का तेल परचेज करते हो मार्केट से, फॉर्चून का कच्ची घानी या रामदेव का अगर कच्ची घानी, या और भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके अगर कच्ची घानी को अगर आप छोड़ के जो नॉर्मल तेल यूज करते हो, ठीक है, उस तेल को आप फ्रीजर में लगा दीजिए, अगर वो जम जाए नीचे वाइट वाइट, ठीक है, तो समझ जाना उसमें पाम ऑयल का मिक्सअप किया गया है। पाम ऑयल जो होता है वो 60 से 67 रुपए के आसपास मिलता है, ठीक है, और जो सरसों का तेल होता है वो काफ़ी महंगा होता है, तो पाम ऑयल को उसमें मिला दिया जाता है, समझ रहे हो, तो मिलावट के लिए पाम ऑयल का उपयोग होता है। खैर मैं उतना डिटेल में तो आपको नहीं बताने वाला कुछ भी। कोर जियो टेक्सटाइल क्या है? कोर का मतलब क्या होता है? कोर का मतलब ये होता है कि जो नारियल आपने देखे होंगे, ठीक है ना, नारियल खासतौर पर वो वाले, जैसे कि 1 अगस्त को हमारी सीरीज शुरू हो रही थी तो कुछ बच्चों ने नारियल फोड़े थे, ठीक है, या जैसे कि आप लोग नवरात्र का टाइम पीरियड आता है, या इस समय शंकर जी के पास, हालांकि नारियल आप लोग नहीं फोड़ते होंगे जाके, तो वो जो नारियल फोड़ा जाता है ना, उसको ऊपर की जो खपरेल होती है जिससे रस्सियाँ बनती हैं नारियल की, ठीक है, जैसे बोरे बनते हैं, टाट बनती है, तो उसी को कहा गया कोर, ठीक है। तो यही बात आई है सरकार की तरफ से कि सरकार अब अपनी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसमें अब इस कोर का उपयोग करेगा, ताकि नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सड़क का निर्माण कर सकें, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना पता हो कि हाँ ये 100% नेचुरल फाइबर होता है, कोकोनट से पाया जाता है, कोई माइक्रोबियल अटैक नहीं होता, इसलिए आपने देखा होगा नारियल की रस्सी जल्दी सड़ती नहीं है, जल्दी खराब नहीं होती है वो, ठीक है ना। बड़े बड़े छप्पर वगैरह गाँव में इसी से रखे जाते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें समझ गए। चलिए, स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, आपको इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखो यही फालतू की चीज़ें हम लोग जब याद रखते हैं तो दिक्कत आती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी भी चर्चा में रही थी, तो इसलिए मैंने जो करंट इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ जुलाई के आसपास का, जुलाई और अगस्त का, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में मैं आपको कभी पढ़ाऊंगा, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 5 वर्ष के लिए लाई गई है। इसमें यह डिसाइड किया गया कि हम प्रति वर्ष 9% तक की ग्रोथ को श्योर करेंगे मछली के प्रोडक्शन में, यानी कि मछली उत्पादन में, ठीक है। कौन इसको कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, और ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। आप लोग कई बार ये वर्ड सुनते होंगे कि ये अम्ब्रेला स्कीम है, ये अम्ब्रेला स्कीम है, ठीक है, या वन स्टॉप सेंटर आप सुनते होंगे। तो वन स्टॉप सेंटर का मतलब ये होता है कि एक ही जगह आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, ठीक है। कॉमन सर्विस सेंटर का मतलब होता है कि उस सर्विस से रिलेटेड, मान लीजिए जितनी डिजिटल से रिलेटेड जितनी भी सर्विस होंगी वो आपको उस कॉमन सर्विस सेंटर में मिल जाएंगी, ठीक है। अम्ब्रेला का मतलब क्या होता है? अम्ब्रेला क्या करता है? एक छाता होता है, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे तार लगे होते हैं ना, तभी बीच में एक डंडी होती है, तो जो वो अम्ब्रेला होता है उसके नीचे जितनी भी डंडियाँ लगी होती है ना, जो उसको सपोर्ट करती हैं, उसी को कहा जाता है सब स्कीम। यानी कि ये एक बड़ी स्कीम है और इस मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत और कई छोटी छोटी स्कीम जो स्टेट्स की हैं वो भी इन्वॉल्व करा दी जाती हैं,
इतनी बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या घुमाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये घुमा देगा कि इसकी जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, इसकी जो मिनिस्ट्री है वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है। तो आप कहोगे नहीं साहब, इसकी जो मिनिस्ट्री है वो एनिमल हस्बेंड्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है, ठीक है। तो इतनी बातें समझ गए, हालांकि इतना नज़दीक का ऑप्शन कभी नहीं देता है आपको, ठीक है। अगला हमारा आर्टिकल है डिब्रू सखोया नेशनल पार्क, काफ़ी अच्छा है, असम में। ये इम्पोर्टेंट वैसे तो नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है इसकी लोकेशन। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि डिब्रू सखोया नेशनल पार्क कहाँ पे है, या आपको सुमेलित करने को 4 से 5 नेशनल पार्क दे देगा और उसमें से आपसे पूछेगा कि कौन सा नेशनल पार्क असम में है, कौन सा अरुणाचल में है, ठीक है। तो आपको याद रखना है डिब्रू सखोया नेशनल पार्क असम में है और ये ब्रह्मपुत्र के दक्षिण में है। ध्यान देना, ये ब्रह्मपुत्र इससे नहीं होकर गुजरती है, ये ब्रह्मपुत्र के दक्षिण में है। अभी हम आपको मैप दिखाएंगे और लोहित व डिब्रू रिवर इसके बॉर्डर पर स्थित हैं। क्लियर, इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखना है। आप मैप देख लीजिए, ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको जूम करते हैं, अमेरिका को हम बता रहे हैं कि प्यारा भारत है, हद हो गई अब तो, ठीक है। ये प्यारा भारत है हमारा। यहाँ पे हम चलते हैं डिब्रू सखोया नेशनल पार्क के पास, ठीक है। तो देखिए डिब्रू सखोया नेशनल पार्क हम यहाँ पे पहुँचे, ठीक है। आप देख रहे हो, देखो बिल्कुल पीक पे है और ये ब्रह्मपुत्र के देखो बिल्कुल सेंटर में है। आप ऐसे देखिए इसको थोड़ा सा और ऊपर करके, ये देखिए ये आपको मिल रही है रिवर की 2 धाराएं, क्लियर, अलग अलग। तो यही चीज़ आपको समझना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों को ये लगता है कि ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो वास्तव में इसी के बीच से होकर गुजरती है, तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हो घोड़ों को, ठीक है, इंतजार कर रहे हैं कि कब आप आओगे लबासना से। ये देखो सज्जन महोदय आप ही लोगों को देख रहे हैं कि कब आप लोग आओगे ताकि हम इस बोट में आपको घुमा सकें, ठीक है। तो जल्दी से तैयारी कर लो, IAS बन जाओ और लबासना चले जाओ, ठीक है। और फिर मुझे फ़ोटो खींच के भेजना, तो मैं फ़ोटो फिर आपकी ऐसे ही इस पे लगा के बच्चों को पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आप देख लिए डिब्रू सखोया नेशनल पार्क, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर बात आती है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा ये क्या होती है, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है, क्रेडिट दिया जाएगा, क्लियर। MSME व मुद्रा उधारी वालों के लिए एक्स्ट्रा क्रेडिट प्रोवाइड कराया जाएगा। आपसे अब नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन UPSC नहीं पूछती है। मिशन सूर्य नगरी, नाम से ही समझ में आ रहा, सूर्य नगरी मतलब उड़ीसा के कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है। UPSC ने एक बार क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन कौन से इसमें सूर्य टेम्पल है, ठीक है। और उसमें आपसे मार्तंड मंदिर पूछा था, कोणार्क पूछा था, ठीक है। तो इतना आपको बस पता होना चाहिए। बाकी कोणार्क मंदिर से रिलेटेड ऑलरेडी हमने आपको टेम्पल सीरीज जो भारत दर्शन की है उसमें आपको कवर कराया है और हम उसको शेयर कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो कोणार्क मंदिर के प्रति आपकी एक व्यापक समझ बन जाएगी और साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि कोणार्क मंदिर से रिलेटेड अगर तथ्य आएंगे तो आप उनको कैसे कर पाएंगे। बाकी जब हम आपको आर्ट एंड कल्चर कवर कराएंगे तो वहाँ पे भी हम आपको कवर करा देंगे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब बात आती है सोनिक बूम। सोनिक बूम का क्या मतलब, नाम से ही समझ में आ रहा है स्पीड से रिलेटेड कोई बात होगी। तो देखिए जब कोई वस्तु हवा में साउंड से भी तेज स्पीड में यात्रा करती है, यानी कि मैक की स्पीड में जब वो यात्रा करती है, 1 मैक इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, ध्वनि की जो स्पीड होती है, तो एकदम से एनर्जी रिलीज होती है, इसे ही सोनिक बूम कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, कई सारे जो पायलट होते हैं फाइटर जेट के, वो लोग जब अपने प्लेन को उड़ाते हैं तो वो वास्तव में सोनिक बूम की स्पीड में होता है। अभी आपने देखा होगा राफेल को लेकर जो एडवर्टाइज हो रही थी, है ना, वो वास्तव में सोनिक बूम स्पीड ही थी। और ख़ास बात क्या है, क्योंकि 1947 में अमेरिकन पायलट चक यागीर ने साउंड बैरियर को तोड़ा था। आपने देखा होगा, मैं एक मोटिवेशनल वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, ओनली IAS के जो डायरेक्टर हैं सुमित रेवाड़ी सर का, तो वो वास्तव में उन्होंने उस पर एक मोटिवेशन वीडियो बनाया था, ठीक है। तो वो मैंने आपको शेयर भी किया है कई बार, कभी मौका मिलेगा तो उसको फिर से शेयर करेंगे, ठीक है। तो उस वीडियो में भी यही चीज़ बताई गई चक यागियार के बारे में, कि जब इन्होंने पहली बार मतलब उस स्पीड को क्रॉस किया तो इनके जो जेट विमान था उसका जो कॉकपिट था वो हिलने लगा था, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है, बाकी आपको याद नहीं रखना है। WHO की एग्जीक्यूटिव बॉडी आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, आपको यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। देखो ये तथ्य इतने आपको जब आप लोग याद रख लेते हो ना तो फिर मज़ा नहीं आता एग्जाम में और हर चीज़ एक आप भूल जाते हैं, ठीक है। फिर बात आती है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी आपको एनवायरनमेंट भी आपको कवर करा रहा हूँ, तो वहाँ पे आपने पढ़ा ही है, ठीक है।
बट यहाँ पे बेसिक तौर पे बता देता हूँ CBD, ठीक है, कब अपनाया गया आप बता दीजिए। रियो समिट में अपनाया गया। 196 इसमें कंट्री मेंबर हैं। क्या बाध्यकारी है? बिल्कुल साहब बाध्यकारी। क्या इंडिया ने इसे अपनाया? बिल्कुल अपनाया। इंडिया ने इसी को देखकर ही 2002 में तो अपना बायोडाइवर्सिटी एक्ट बनाया था। क्लियर। इसके पर्पस क्या है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का संरक्षण करना, सस्टेनेबल यूज ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से हमें जो कंपोनेंट्स प्राप्त होते हैं उनका सस्टेनेबल यूज करना। एक तो संरक्षण करना, दूसरा जो भी प्राप्त हम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसे हम केवल प्राप्त किए और बस उसके फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे, फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, ठीक है। फिर बात आती है C नंबर पे, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग। अब हमने यूज किया, लेकिन हमने यूज किया तो हो सकता है कि हम अपने लिए उसे यूज कर लें, वहाँ की जो कम्युनिटी है, वहाँ के जो पीपल हैं, वहाँ के लोगों को हम हेल्प ही ना पहुँचाएं। तो इस चीज़ की भी बात करता है कि आप जो भी पैसा वहाँ से कमाएंगे, जिस भी औषधि या जिस भी पेड़ से आप पैसा कमाएंगे, उसका कुछ परसेंटेज आप वहाँ के गांव वालों के लिए, वहाँ के लोकल कम्युनिटी के लिए उनको भी शेयर करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड दो प्रोटोकॉल हैं, कार्टेजना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल। जो नगोया प्रोटोकॉल है वही वास्तव में जापान में आया था, तो इसमें 20 लक्ष्य को अपनाया गया था। उन 20 गोल्स को कहा जाता है आइची गोल्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि नगोया प्रोटोकॉल, कार्टेजना प्रोटोकॉल और आइची किससे संबंधित है, तो CBD से। अब आप कमेंट बॉक्स में हमें 2 से 3 चीज़ें बताना। पहला, ऑलरेडी हमने आपको पढ़ा दिया है, स्वच्छ विकास तंत्र का संबंध किससे है, ठीक है, और लचीला बाजार तंत्र का संबंध किससे है, ठीक है, किस प्रोटोकॉल से इसका संबंध है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, क्योटो प्रोटोकॉल से, कार्टेजना प्रोटोकॉल से और आपका किगाली समझौते से, ठीक है। तो इतनी बातें बताइएगा। बाकी है अल्टरनेटिंग डॉर्फिंग जीन्स इन व्हीट, आपसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, याद ही नहीं रखना है। टेक्सटाइल समिति, आपसे ये नहीं पूछेगा टेक्सटाइल समिति किससे संबंधित है, बट आपको बस ये पता होना चाहिए कि हाँ ये इसकी बॉडी जो टेक्सटाइल की है समिति की, इसमें कौन कौन लोग होते हैं, ठीक है। तो ये 1963 को इसका गठन हुआ था। स्टेचुरी बॉडी है। स्टेचुरी बॉडी का मतलब सांविधिक बॉडी है, संवैधानिक नहीं है, यानी कि इसे एक्ट के द्वारा बनाया गया। इस किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगी? टेक्सटाइल के अंतर्गत आएगी, इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चेयरमैन को इसमें नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पे दे देगा कि जो टेक्सटाइल मिनिस्टर होते हैं वही इसके चेयरपर्सन होते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, चेयरपर्सन इसके नहीं होते हैं। और यहाँ पे ये वर्ड ध्यान रखना, ये चेयरमैन लिखा हुआ है, चेयरमैन यहाँ कभी नहीं आएगा, चेयरपर्सन वर्ड आएगा हर जगह पे, ठीक है। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि मैन का मतलब होता है केवल क्या उसमें पुरुष ही आ सकता है, तो ये गलत हो जाता है। और जो चेयरपर्सन वर्ड होता है ये जेंडर बायस्ड होता है, मतलब इसका जेंडर से कोई संबंध नहीं होता है, ठीक। जैसे आप लोग जब लिखते हो ना आदमी, औरत, नारी, महिला, ठीक है, पुरुष, तो ये क्या करता है, ये एक तरीके से किसी ना किसी जेंडर को शो करता है। जैसे लोग आप जब लिखेंगे तो जेंडर को शो करेगा, जब आप जन लिखेंगे तो मेल और फीमेल दोनों को वो करेगा, मानव आप लिखेंगे तो भी दोनों को शेयर करेगा, इसलिए वहाँ पे वर्ड एक आता है ह्यूमन, ठीक है। तो ह्यूमन में यही वर्ड होता है, मतलब ये होता है कि दोनों इक्वल है, ठीक। अब बात आती है ओपन स्काईज ट्रीटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि ओपन स्काईज जो ट्रीटी है वो किससे संबंधित है? USA व रशिया के मध्य। ऑलरेडी यूपीएससी ने कई बार इसमें क्वेश्चन पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि USA रशिया से रिलेटेड है। इसमें क्या हुआ, 1992 में साइन हुई थी, 2002 में फोर्स में आई थी। उद्देश्य मिलिट्री मोबिलाइज को मॉनिटर करना एक दूसरे के द्वारा। 35 कंट्री इसको रेटिफाई कर चुके हैं। क्या इंडिया ने इसको रेटिफाई किया है? नहीं, इंडिया इसको रेटिफाई नहीं किया है, बट USA भी अब इससे बाहर जाने वाला है। आपको इसमें और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेप्ट, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि हाँ ये क्या है, किस तरीके का, ठीक है, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा। इतनी बातें आप समझ गए। चलिए फिर बात आती है यहाँ पे कांगड़ा टी। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि कांगड़ा टी कहाँ पे फेमस है, GI टैग कहाँ का है, तो आप बता देंगे हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। अच्छा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि चा खाओ ये क्या है, ठीक है, चा खाओ क्या है, बताइए कमेंट बॉक्स में। और एक और क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि हैंको क्या है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। कांगड़ा टी हिमाचल में है। खास बात है कांगड़ा वैली, आपसे क्वेश्चन ये जरूर पूछेगा कि कांगड़ा वैली कहाँ पे है, तो आप बता देना कि हिमाचल प्रदेश राज्य में है, ठीक है। GI टैग इसे मिला हुआ है। बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है।
अगला इसमें टॉपिक है खूडोल। खूडोल वास्तव में क्या है? खूडोल वास्तव में एक क्राउड फंडेड इनिशिएटिव है जो इम्फाल बेस्ड एक एनजीओ के द्वारा चलाया जाता है। इसमें क्या होता है, फूड सप्लाई को सिक्योर किया जाता है। ठीक है, आपसे पूछेगा नहीं, बस पता होना चाहिए कि कोई इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है, कोई कलाकृति तो नहीं है, तो आप बस एक लाइन में इस लाइन को लिख लेना कि खूडोज एक तरीके का वनरेबल सेक्शन है जो फूड सप्लाई और हेल्थ सर्विसेज को वहाँ पे प्रोवाइड करता है। ठीक है, वर्ल्ड बी डे आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा। स्वीट रेवोल्यूशन या कहें कि आत्मनिर्भर भारत, ये क्या है? साइंटिफिक ढंग से मक्खी पालन करना। ठीक है, तो आपसे सिंपल सा पता होना चाहिए स्वीट रेवोल्यूशन किससे संबंधित होगा। इंपॉर्टेंट है शाहपुर कटकरी ट्राइब, आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि शाहपुर कटकरी ट्राइब कहाँ की है? महाराष्ट्र की। क्लियर, बाकी आपको नहीं याद रखना। स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का दर्जा मिला है मिजोरम से, तथ्य है, एक बार याद कर लो। जब आप कभी खेल पे लिखोगे, जैसे मैंने आज ही एक आर्टिकल, 2 आर्टिकल शेयर किए हैं खेल से रिलेटेड, ठीक है, और ओलंपिक चल भी रहे हैं तो इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है नील नदी के बारे में। अभी एक दिन हमने आपको नील नदी कवर कराई थी, वो कहाँ की नील नदी थी बताइए? वो हमारे केरल राज्य की थी। पेरियार के बाद सबसे बड़ी रिवर है केरल की। ठीक है, तो ये जो नील नदी है ये वास्तव में अफ्रीका की है, काफ़ी देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, मोटे तौर पर 3 नदियों से मिलकर बनी, वाइट नील, ब्लू नील और अल्बारा से। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको एक बार दिखा देते हैं लोकेशन। तो ये हमारा प्यारा अफ्रीका है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसको लेकर विवाद है। अभी तक इसका कोई एक मतलब लॉजिकल नहीं निकल के आ पाया है कि इस जो ये नील नदी है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। कुछ लोग कहते हैं लेक विक्टोरिया से, कुछ कहते हैं बुरुंडी से। ठीक है, तो कुछ कंफर्म नहीं है, खैर हमें देखना ही भी नहीं है। ठीक, अब प्रश्न उठता है गिरती कहाँ है? जानते हो, ये ऐसे यहाँ पे नहीं गिरती है। आप में से अधिकांश बच्चों को लग रहा होगा सर ये यहाँ पे का नीचे गिर जाती हो, बिल्कुल भी नहीं गिरती। ये यहाँ से उल्टा ऊपर को बहती है। ठीक है, ये देखो, ये जो है ना, ये पूरी नील नदी ही है। क्लियर, यहाँ से ये बहते हुए सीधे कहाँ पे जाके गिरती है? भूमध्य सागर में। क्लियर, ये देखो, ये पूरा का पूरा है, ये नील नदी का मुहाना है। क्लियर, तो आप समझ गए, ये नील नदी का आपका मुहाना है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नील नदी वास्तव में कहाँ गिरती है, तो आप बता देना मेडिटेरियन सी में आके गिरती है, और ये बगल में आपका स्वेज कैनाल है यहीं पे। ठीक, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब बात आती है हीट वेव के बारे में। ठीक, हीट वेव क्या होता है? हीट वेव मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया है कि जब टेम्परेचर नॉर्मल से थोड़ा ऊपर हो जाए, यानी कि जैसे नॉर्मल जो टेम्परेचर है उसमें अगर 4.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ जाए गर्मी के मौसम में, तो हम कहते हैं हीट वेव चल रही है। यानी कि इसको लू, जो हम लोग बोलते हैं ना, लू लग गई किसी को, तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट इतना पता हो कि हाँ 4.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो होगा उसको हम हीट वेव कहते हैं। फिर बात आती है पुंटिया सेंक्टस फिश, आपसे नहीं पूछेगा। राम किंकर बैंज, आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, अनीता, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनीता क्या है? पूरा नाम है इसका अंटार्कटिका इम्पल्सिव ट्रांजिट एंटीना। नाम से समझ में आ रहा है कि अंटार्कटिका में नासा के द्वारा एक ऑब्जर्वेटरी स्टेब्लिश की गई है ताकि न्यूट्रिनो को ऑब्जर्व किया जा सके। न्यूट्रिनो वास्तव में पार्टिकल्स होते हैं जिनसे ये हमें पता चल सकता है कि अर्थ का जो ओरिजिन हुआ वो वास्तव में कैसे हुआ। और ये इसी से रिलेटेड, अनीता से रिलेटेड ही एक और इन्फॉर्मेशन है, वो है अक्षरायण इफेक्ट। ये क्या होता है? जब एक जगह से काफ़ी हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स एमिट होते हैं तो वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो एक तरीके का इन्वायरमेंट बनता है जिसको प्रेडिक्ट करना काम है अक्षरायण इफेक्ट का। ठीक है, नहीं समझे? देखो, जो अनीता है वो क्या है? वो एक तरीके का एंटीना है। वो क्या करता है कि जो भी वहाँ पे न्यूट्रिनो से रिलेटेड रिसोर्सेज मिलते हैं या जो न्यूट्रिनो पार्टिकल्स से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च हो रही उसको देखता है, उसके संदेश भेजता है। साथ ही वहीं पे जब एक तरीके के एनर्जी के काफ़ी सारे पार्टिकल्स मिलते हैं, ध्यान देना, जब वहाँ पे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो अनीता तो एंटीना है, तो वो क्या करेगा? उस चीज़ को भी एक तरीके से प्रेडिक्ट करेगा, मतलब उसको भी मेजर करने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसको न्यूट्रिनो की तलाश करनी ना, तो उसको लगता है कि मे भी हो सकता है यहाँ पे भी न्यूट्रिनो हो, तो इसीलिए जब वो प्रेडिक्ट कर रहा होता है तो इस प्रेडिक्ट करने के प्रोसेस के समय काफ़ी सारे पार्टिकल्स एमिट होकर आपस में इंटरेक्ट करने लगते हैं।
तो जिससे एक तरीके का कुहासा उत्पन्न हो जाता है, या कहें कि एक तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, उसी को कहते हैं अक्सरायण इफेक्ट। आपसे सामान्य सा क्वेश्चन पूछेगा कि अक्सरायण इफेक्ट का संबंध किससे है, तो आप बता देना कि पार्टिकल्स के आपस में इंटरेक्ट करने से, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब बात है हमारी कॉस्ट इंडिया प्लेटफॉर्म की, ठीक है। कॉस्ट इंडिया प्लेटफॉर्म आपसे पूछेगा नहीं, नाम बस पता होना चाहिए, कोलैबोरेशन कोविड एक्शन सपोर्ट ग्रुप। अब तो कोविड खत्म हो गया ना, खत्म हो गया क्या, तभी तो लोग देख रहे हो वैष्णो देवी जा रहे हैं घूमने। आप लोग मत मतलब वो करिए, जब तक आप अक्टूबर तक है ना तो बिल्कुल सेफ रहिए हर तरीके से, ठीक है। फिर बात आती है चार धाम परियोजना। वास्तव में जो चार धाम है वो है बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथ, ठीक है। चार धाम ये हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उत्तराखंड में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ छोटे चार धाम हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं पूरे देश की यात्रा नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बद्रीनाथ की, द्वारका की, रामेश्वर की, जगन्नाथ की। अब आप बता सकते हो कहाँ कहाँ है। रामेश्वर आपका तमिलनाडु, जगन्नाथ आपका कहाँ पे, उड़ीसा, द्वारका गुजरात और बद्रीनाथ आपका कहाँ पे है बताइए, ऊपर उत्तर भारत में, ठीक है ना, उत्तराखंड में। अब यहाँ पे दो तीन बातें और बता दें, इन सबको किसने चारों मठ स्थापित किए थे, शंकराचार्य ने, ठीक है। तो ये बातें आपको क्लियर रहनी चाहिए। तो ये चार छोटे धाम हैं। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर दर्शन ही करा देते, कल तो आप कैलाश पर्वत तक छोड़ आए थे, आज इनका भी दर्शन करा दो, एक बार देख तो लें। तो चलो भाई, अगर आपकी इच्छा है तो हम आपको दर्शन करा देते हैं, द्वारका के भी करा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये लगे कि हाँ कुछ दर्शन भगवान के कर लिए, पता नहीं एग्ज़ाम ही हो जाए दर्शन करने मात्र से। तो आप देख रहे हो बिल्कुल द्वारका, कहते हैं कि ये समुद्र में डूब गई है ना, जो ओरिजिनल द्वारका है परमपिता परमेश्वर कृष्ण की, इसीलिए उनको द्वारकाधीश बोलते हैं, है ना। राधा जी जब चिढ़ाती हैं गुस्से में आके तो उनको द्वारकाधीश ही बोलती हैं। तो आप ये देख रहे हो द्वारकाधीश मंदिर है, ठीक है। फिर इसके बाद ये देखिए कितनी अच्छी मंदिर की डिज़ाइन है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं, ये डिज़ाइन आपको बेशक आप जब अक्षरधाम दिल्ली का घूमेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये द्वारकाधीश आपने देख लिया। चलिए, हो सकता है आप में से कोई दो में से कोई एक व्यक्ति हो यहाँ पे टहल रहा हो, क्लियर। तो आपका द्वारका हमने आपको घुमा दिया। चलिए अब आपको कहाँ घुमा के लाएं, रामेश्वर से। चलिए भाई, मतलब आप लोग जो भी कहते हो हम हर एक चीज़ आपकी पूरी करते हैं, ठीक है। रामेश्वरम, तो आप देख लीजिए रामेश्वरम के बारे में भी। तो ये देखिए आप रामेश्वरम, ठीक है। तो ये देखिए आप रामेश्वरम में तमिलनाडु में पहुंच गए, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो धनुषकोडी ये पूरा, ठीक है, ये श्रीलंका को जोड़ता हुआ, ठीक है। तो यही बात है, यहाँ पे आपने देख लिया ऐसे इस तरीके से भारत के उसमें, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए अब आपको यहाँ पे क्या दिखा दें, जगन्नाथ। सारी चीज़ें आपको दिखानी ज़रूरी है लगता है, ठीक है। जगन्नाथ, ये देखिए जगन्नाथ आपको टेम्पल यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो उड़ीसा में देख लिया आप जगन्नाथपुरी, इसी को इसीलिए वाइट पैगोडा कहते हैं। वाइट पैगोडा क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो सफ़ेद मंदिर बने हैं, ठीक है। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किसमें, काले में, ठीक है, इसीलिए उसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। अभी जगन्नाथ रथ यात्रा भी आपको हमने दिखाई थी। करंट अफेयर्स जो बच्चे जुलाई का कर रहे होंगे उनको अच्छे से पता है, ठीक। अब लास्ट आपको यहाँ पे दिखा देते हैं बद्रीनाथ। ये देख लीजिए बद्रीनाथ आप उत्तराखंड में। चारों धाम आपको देखो 5 से 10 मिनट में हमने घुमा दिया, ठीक है। ये आपका बद्रीनाथ का टेम्पल है, ठीक है। यहीं पे आपको ये बद्रीनाथ देखिए टेम्पल आपके मिल जाएंगे, ठीक है। आप हमेशा सुनते हो कपाट बंद हैं, कपाट खुले हैं, ठीक, तो वही चीज़ है। तो इतनी बातें आप क्लियर हो गई। चलिए बद्रीनाथ आपने देख लिया, उम्मीद है सारे दर्शन आपके हो गए। अब मत कहना कि बुढ़ापे में दर्शन आपको नहीं कराए, जवानी में ही आपने सारे दर्शन कर लिए, ठीक है। चलिए ये हो गया। इसके बाद आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर बात आती है यहाँ पे खीर भवानी मेला। आपको बस इतना याद रखना, खीर भवानी मेला कहाँ का है, जम्मू कश्मीर यूटी का, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है। बात आती है NGC 3895, आपसे नहीं पूछेगा क्वेश्चन ये क्या है, ठीक है। तियानवेन आपसे पूछेगा तो नहीं, बट मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था शुरू में ही। तियानवेन क्या है, चाइना का ये पहला मार्स मिशन है, ठीक है। ऑल इन वन, ऑल इन वन का मतलब लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट का उपयोग किया गया है। चाइना तीसरा देश बन गया, सफल हो गया, ठीक है। यूएसएसआर द्वारा मार्स पर भेजा जा चुका है, लैंड मिशन सक्सेस हुआ है। नासा का जो मंगल मिशन है उसका नाम क्या है, परसेवरेंस, ठीक है। हालांकि उसका नाम रोवर जो है वही उसी का नाम है परसेवरेंस, ठीक है।
तो इतनी बातें आप समझ गए। इससे ज़्यादा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आरटी लैम्प बेस्ड फॉर आपसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेगा, ठीक है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात आती है यहाँ पे, ये आपसे पूछेगा ही नहीं तो याद क्यों रखें हम। हाँ, फिर आता है चारू मसल। चारू मसल क्या है? ये एक तरीके की इन्वेसिव स्पीसीज है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा बट आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ, अष्टमुडी लेक कहाँ पे? केरल में। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या अष्टमुडी जो लेक है वो रामसर साइट में है। ऑलरेडी मैंने रामसर साइट आपको भेज दी हैं, ठीक है, आपने देखा होगा बच्चों ने। लगभग इसमें कितनी हो गई? 42, ठीक है। अब बात आती वीर सावरकर। हमने आपको कई सारी हिस्ट्री की पर्सनैलिटी आपको कवर कराई हैं, तो उसी दिशा में आगे वीर सावरकर काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने मित्र मेला संस्था का गठन किया था, स्वदेशी आंदोलन में हिस्सा लिया था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में, ठीक है। रूढ़िवादी विचारों का विरोध किया था, हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने थे। अभिनव भारत नाम की इन्होंने सोसाइटी स्थापना की थी। कई बार अभिनव भारत सोसाइटी पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तिलक की स्वराज पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया था, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, फ्री इंडिया सोसाइटी का इन्होंने गठन किया था, जो कि महत्वपूर्ण त्योहारों को मनाना जिसका मुख्य उद्देश्य था आर्म्स का इस्तेमाल हो आज़ादी के लिए। मतलब ये कहते थे कि आज़ादी अहिंसा से नहीं प्राप्त की जा सकती, आज़ादी के लिए हिंसा जरूरी है, ठीक है। तो वीर सावरकर के बारे में इतना पढ़ लिया। आर्म्स का इस्तेमाल हो आज़ादी के लिए, बुक इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इन्होंने क्या कहा था कि 1857 का जो विद्रोह है वो प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, बाकी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपसे क्वेश्चन इस पर कई बार घुमा के पूछेगा। ऐसे भी पूछ सकता है कि ये फ्री इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे, इन्होंने स्वराज पार्टी भी, इन्होंने तिलक की स्वराज पार्टी को भी ज्वाइन किया था, ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे, इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी के साथ साथ मित्र मेला नाम की संस्था का भी गठन किया तथा स्वदेशी आंदोलन में भाग लेकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी बने, ठीक है। निम्न में से कौन? ठीक, आपको दे देगा क्या? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वीर सावरकर, लाला लाजपत राय, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल। तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, पता रहना चाहिए कि हाँ, वीर सावरकर इसमें रिलेटेड है, ठीक। फिर यहाँ पे बात आती है इंडिया फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी ऑफ मैमल्स। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा बट पता हो, बिहार के भागलपुर में। जो बच्चे बिहार पीसीएस देते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। डुगोंग क्या है? डुगोंग एक तरीके का मैमल होता है जो गल्फ ऑफ मेरीन यानी कि मन्नार का नेशन ऑफ पार्क फ्लैग्स एक एनिमल है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। शाकाहारी होता है, ठीक। आपसे इसी पे क्वेश्चन आया था यूपीएससी ने डुगोंग पे कि डुगोंग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए नहीं, डुगोंग केवल शाकाहारी होते हैं। इनको सी काऊ के नाम से जाना जाता है, मतलब समुद्री गाय के नाम से, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया और पैसिफिक के वार्म ओशियन में, ठीक है। तो दोनों जगह ये पाए जाते हैं। IUCN में क्या है? वनरेबल। अब आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि IUCN में डुगोंग की क्या स्टेटस है, तो आप बता देना कि वनरेबल है, ठीक है। शेड्यूल 1 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत आता है। गल्फ ऑफ मन्नार व गल्फ ऑफ कच्छ में व अंडमान निकोबार यहाँ पे भी पाया जाता है। अब आपको हम गल्फ ऑफ मन्नार एक बार दिखा दें, गल्फ ऑफ कच्छ दिखा दें। तो ये आप जैसा देख रहे हैं प्यारा भारत, ठीक है, ये है हमारा श्रीलंका, ठीक। अब मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी आप हमेशा सुने होंगे, है ना। तो ये आपकी गल्फ ऑफ मन्नार हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपकी पाक की, ये पाक बे हो गई, ठीक है, यानी पाक की खाड़ी हो गई। कुछ बच्चे कभी कभी क्या होते हैं ना, पाक की खाड़ी को पाकिस्तान की खाड़ी समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कच्छ आपकी ये है, ठीक है। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखो गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, ये कच्छ की खाड़ी है। और ये क्या है, कौन सी खाड़ी है? ये खंभात की खाड़ी है, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, इतनी बातें आपको यहाँ पे जानने की आवश्यकता है, बाकी आपको यहाँ पे डिटेल में कुछ नहीं जानना है। फिर बात आती है न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने आपको जब AIIB बताया था तो मैंने आपको बताया था ना कि न्यू डेवलपमेंट बैंक पे आपसे क्वेश्चन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यूपीएससी ने 2015 के पेपर में फोर्टेलेजर डिक्लेरेशन पे क्वेश्चन पूछ लिया है कि फोर्टेलेजर डिक्लेरेशन या कहें फोर्टेलेजर घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस संगठन से है, ठीक है। तो ब्रिक्स से है, क्लियर। अब यहाँ पे एक बात और बताना चाहता हूँ छोटी सी, जैसे कि जब मैं आप लोगों से कहता हूँ ना 2014 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया, तो मतलब ये चांस तो 80 से 90% रहते हैं कि मैं सही ही ईयर बता रहा होता हूँ, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब मैं क्वेश्चन कवर किया था, जब भी मैंने किया था लगभग आज से 1 साल पहले के आसपास, तो उस समय मैंने जिस भी पेपर को देखा था तो उस हिसाब से देख लिया था।
बट ये तो पता रहता हाँ क्वेश्चन पूछा गया, आप बैक ईयर उठा के देखेंगे तो आपको ये पता रहेगा क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, इससे दिक्कत क्या हुई कि जब मैंने CDS के CAPF के अलग अलग पेपर जब देख लिए, NDA के देख लिए, तो दिमाग में ये नहीं रहता है कि कौन सा क्वेश्चन UPSC में कब आया, हालांकि पूछे सारे गए होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम आपको बता दें अगर कि हाँ क्वेश्चन आया है तो ईयर पर ध्यान मत देना, अगर ईयर गलत हो जाए, वैसे भी ईयर को ध्यान में रखकर आप क्या करोगे। क्लियर, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है कि न्यू डेवलपमेंट क्या है, फोर्टिलाइजर घोषणा के अंतर्गत आई थी, किस संगठन से संबद्ध है, ब्रिक्स से। क्लियर, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, 2014 में गठन हुआ। इंपॉर्टेंट जो बात है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, संघाई चाइना में। ठीक है, AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ पे, बीजिंग में। तो ये दोनों में डिफरेंस है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्रिक्स का बैंक है, 100 बिलियन कैपिटल था इनिशियल। ठीक है, 2018 में UNGA में यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। और एक और जो खास बात है वो ये कि प्रत्येक सदस्य को एक एक वोट दिया गया है, ना कि किसी को वीटो पावर। जैसे आप लोगों को जब मैं AIIB पढ़ा रहा था तो वहाँ मैंने क्या बताया कि पैसे के अनुरूप सबको वोटिंग है, सबसे ज़्यादा चाइना फिर इंडिया। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, जब इतनी बातें आप समझ गए, ये वाला आपका हो गया, तो आता है एशियन कोयल। एशियन कोयल क्या है, वास्तव में पांडिचेरी की स्टेट बर्ड है, IUCN में लीस्ट कंसर्न है, आपको बस इतना याद रखना है। ठीक है, आपको जैसे अभी मैंने डुगोंग पढ़ा है ना, क्या है, वनरेबल है, तो वही चीज़। WHO फाउंडेशन आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, बट पता होना चाहिए इसमें ज़रूरी क्या है, 3 बिलियन गोल्स। ऑलरेडी मैंने आपको अभी कल ही के साथ करंट में आपको बताया था, जब उसके बारे में बता रहा था आपको, TB के बारे में और डायरिया के बारे में, कि WHO का एक प्रोग्राम है 3 बिलियन गोल। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट है कि 3 बिलियन गोल का संबंध किससे है। तो पहला तो आपसे यही पूछेगा, जलवायु परिवर्तन से तो कहोगे नहीं, किससे है, हेल्थ से। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड है। क्या इसमें बात की गई है, इसमें बात की गई है कि हम 1-1 बिलियन करके लोगों का इलाज करेंगे, मतलब उनको पहले डिटेक्ट करेंगे, फिर उनको पूरी तरीके से चेक करेंगे और फिर उनका पूरी तरीके से समाधान करेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, अब बात आती है हमारी कि ये 3 बिलियन जो हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, हेल्थ इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, बेटर हेल्थ वेबिंग की कोशिश की जाएगी। ठीक है, अब वही बात है, उस समय कोरोना इतना ज़्यादा बढ़ रहा था तो इसलिए इस चीज़ के मिशन की शुरुआत हुई। ठीक, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड आपसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इंडिया और ब्राज़ील की पीस कीपर को मिला है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि UN में इंडिया जो अपनी फोर्सेस है सबसे ज़्यादा डिप्लॉय करता है। ठीक है, और एक और बात आपको बताएं कि UN की जो फोर्स होती है ना, उसको क्या नाम से जाना जाता है, ब्लू हेलमेट। ठीक है, ब्लू हेलमेट नाम से क्यों, क्योंकि उनका जो सर का हेलमेट होता है ना, सुरक्षा कवच, वो ब्लू होता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। बाकी आपको यहाँ पे लोकेशन जरूर याद रखनी ब्राज़ील की। ठीक है, तो ये हमारा प्यारा भारत है, प्यारे भारत से हम कहाँ जाएंगे, वेस्ट की ओर, और जब हम वेस्ट की ओर जाएंगे तो ये हमें मिलेगा बड़ा सा ये ब्राज़ील। ठीक है, अब आप हमें कमेंट बॉक्स में एक लाइन बताना। ठीक है, क्या ब्राज़ील से कर्क रेखा, मकर रेखा व भूमध्य रेखा तीनों होकर गुजरती हैं। ठीक है, आप इसका कमेंट करके बताना। ठीक है, और नहीं गुजरती तो कौन कौन गुजरती हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन जब आप लोग करते हो ना, ढूंढते हो, और मैप में ढूंढा करो, मतलब ऐसे मत बैठा करो चुपचाप कि हाँ गूगल पे सर्च मारा चेक कर लिया, थोड़ा मैपिंग करोगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक, सुपर मशरूम कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस आपसे बिल्कुल नहीं क्वेश्चन पूछेगा, फंगल पाउडर है इम्यून सिस्टम बनाने के लिए। उस समय देखा था आपने, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए क्या से क्या लोगों ने खा लिया, लेकिन भैया जिसको होना था उसको हो गया, मतलब जिसको नहीं होना था वो सेफ है। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की ज़रूरत इसको नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आज की आपने करंट अफेयर्स पूरी देख ली। आज यानी कि हमारा पूरा 3 पार्ट कवर हो गया, अर्थात हमने मई 2020 माह के पूरे करंट को कवर कर लिया। अब हम अपने कल से क्या करेंगे कि जून माह के करंट को कवर करेंगे और उसे भी हम अपने 3 पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वो क्लास समझ में आएगी। साथ ही आज काफ़ी कम घटनाएं इंपॉर्टेंट थी, अच्छे से आपको पता है, तो वही बात है, समय वेस्ट करना इतना ज़रूरी नहीं थी, कम थी तो कम वीडियो बना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोविड-19 के पैंडेमिक से अपना और अपनी फैमिली का बचाव करिए।